Hello friends, welcome to our YouTube channel Audio FM 143। रावत मेंशन। चेरी और धरा हैरानी से सामने की तरफ देख रही थी जहां अभी अभी एक गाड़ी आकर रुकी थी। पहले धरा को लगा कि शायद व्योम आया है, लेकिन जब उस गाड़ी में से व्योम नहीं दिव्यांश बाहर निकला तो धरा के साथ साथ चेरी भी हैरान रह गई। चेरी की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। वो अपनी पलकें झपका तक नहीं पा रही थी और धरा भी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी जैसे जम गई थी। दिव्यांश अपनी गहरी नजरों से चेरी की तरफ देख रहा था जो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। सोना भी थोड़ी शॉक थी। जिस तरह से धरा ने चेरी को लगभग से धक्का देते हुए छोड़ा था, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। धरा जल्दी से आगे आए और अगले ही पल उसने दिव्यांश का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने दिव्यांश के चेहरे को हल्का सा नीचे की तरफ झुकाया और उसे बार बार चूमने लगी। दिव्यांश बिल्कुल खामोश था। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था और सोना समझने की कोशिश कर रही थी कि धरा का दिव्यांश से क्या रिश्ता है। व्योम के बारे में तो वो जानती थी, लेकिन धरा के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। और अब धरा रोते हुए बोली, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मेरा दिव्यांश वापस जरूर आएगा। तुम एक बार कहते तो सही दिव्यांश, अपनी बात समझाने की कोशिश तो करते, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, बस यूं ही हम सब कुछ छोड़कर चले गए। लेकिन तुम कहते भी तो क्या कहते। बचपन में तो तुमने बहुत कोशिश की थी, पर मैं ही अंधी हो गई थी जो तुम्हारी ज़रूरतों को और तुम्हें समझ ही नहीं पाए। इस चेरी की वजह से मैंने तुम्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, लेकिन अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ दिव्यांश, प्लीज़ अपनी मॉम को माफ़ कर दो। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए थे। दिव्यांश अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वो कभी धरा को देख रहा था तो कभी अभी भी नीचे जमीन पर बैठी हुई चेरी को। दिव्यांश की नज़रें चेरी पर देखकर धरा ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम्हें उसकी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी चेरी से शादी करने के लिए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। बहुत गलत कर लिया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन आई प्रॉमिस अब तुम जैसा चाहोगे, जो चाहोगे बिल्कुल वैसा होगा। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बस तुम हमें छोड़कर मत जाना। तुम सोच भी नहीं सकते दिव्यांश, तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना था। तुम क्या गए, ऐसा लगा जैसे इस घर की रूह कहीं चली गई। चेरी अब अपनी जगह से उठी और धीमे धीमे कदमों से दिव्यांश की तरफ आए। उसे दिव्यांश के पास आते हुए देख धरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, खबरदार, अगर तुम दिव्यांश के करीब भी आई तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ अब क्या कर बैठूंगी। अंधी हो गई थी मैं जो मुझे लगा कि मेरे दिव्यांश को सिर्फ तुम संभाल सकती हो, जबकि सच्चाई तो ये है कि तुम दिव्यांश और उसका प्यार डिजर्व ही नहीं करती। धरा की बातें सुनकर चेरी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिलहाल उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ दिव्यांश पर टिकी थी। वो उन दोनों के करीब आकर धरा की तरफ देखते हुए बोली, एक बार यहाँ से जाने की गलती कर चुकी हूँ और अपनी उस गलती पर मुझे हद से ज़्यादा पछतावा है, इसलिए दोबारा वो गलती नहीं करूँगी। अब आप क्या, अगर खुद दिव्यांश भी मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगी तो मैं नहीं जाऊँगी। एक बार उन्हें छोड़कर गई थी तो खुद को भी खो दिया था मैंने, अब कुछ खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर आपकी और दिव्यांश की नाराज़गी बर्दाश्त करनी पड़ी तो वो भी करूँगी। बेशक से आप दोनों कुछ भी कहिएगा, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ये बोलते हुए अब उसकी नज़र दिव्यांश पर टिकी हुई थी जो अभी भी बिल्कुल खामोश था। चेरी ने अब एक नज़र उसके हाथ की तरफ देखा जहाँ पर दिव्यांश ने अपनी डॉल का पकड़ा हुआ था। उस डॉल को देखते हुए चेरी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो उस डॉल को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। वो डॉल दिव्यांश की गाड़ी में रखी हुई एक डॉल थी जो हमेशा बैक सीट पर यूं ही पड़ी रहती थी, लेकिन जब दिव्यांश का खुद का कोई अता पता नहीं था तो वो डॉल उसके पास कैसे। चेरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अभी तक उसने दिव्यांश को तो टच किया ही नहीं था। उसने बस हल्का सा उस डॉल को टच किया और बोली, ये डॉल। जैसे ही उसने कहा, दिव्यांश ने तुरंत उस डॉल को पीछे की तरफ खींच लिया और गुस्से से बोला, खबरदार, अगर इसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर चेरी और धरा दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। बेशक से दिव्यांश कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसे चेरी को हाथ मुंह तोड़ने की बात नहीं करता था। वो खुद भी थोड़ा सा पीछे की तरफ हट गया। धरा जल्दी से आगे आए और बोली, अगर तुम्हें नहीं पसंद चेरी तुम्हें हाथ लगाए तो वो तुम्हें बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी। तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। बेशक से वो इस घर से जाए या ना जाए, लेकिन ये घर धरा रावत का है। वो उसे घर के अंदर एक कदम भी नहीं रखने देगी। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश ने अपना चेहरा घुमाकर सोना की तरफ देखा और बोली, आपने तो कहा था कि आप मुझे सरप्राइज देंगी,
लेकिन आप तो मुझे बहुत ही अजीब सी जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पर मुझे इन लोगों की बातें भी समझ नहीं आ रही है और ये लोग मुझसे मेरी डॉल को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, आप मुझे अभी इसी वक्त वापस लेकर चलो। ये बोलते हुए वो अपना चेहरा बहुत ही अजीब तरीके से हिला रहा था और सोना को देखे जा रहा था। सोना अब आगे की तरफ आई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो धरा और चेरी को क्या कहेगी। कहीं ना कहीं उसे ये तो समझ आ ही गया था कि धरा दिव्यांश की मॉम है और चेरी शायद वो लड़की जो दिव्यांश की रेड है, उसकी डॉल, जिससे वो बेहद प्यार करता था। सोना का दिल इस वक्त जैसे धड़कने से इनकार कर रहा था। वो धीमे धीमे कदमों से आगे की तरफ आए और आकर दिव्यांश के आगे खड़ी हो गई। उसकी नज़रें धरा और चेरी की तरफ थी। मिश्री जो दरवाजे पर खड़ी थी वो ये सब चुपचाप देख रही थी। धरा सोना को क्रॉस करते हुए दिव्यांश के पास आए और बोली, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो दिव्यांश? और तुम इस डॉल के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम छोड़ो इस डॉल को और मेरे साथ अंदर चलो। मैं अभी तुम्हारे डैड को कॉल करती हूँ। तुम्हारे आने की बात सुनकर वो कितना खुश होंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। ये बोलते हुए उसने दिव्यांश के हाथों से एक बार फिर से वो डॉल लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार दिव्यांश ने धरा को जोर से धक्का दे दिया। धरा पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। सोना जो जानती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है वो पहले से ही पूरी तरह प्रिपेयर थी। जैसे ही दिव्यांश ने धरा को धक्का दिया उसने तुरंत धरा को संभाल लिया और बोली, संभाल कर आंटी जी। दिव्यांश आपको अपनी डॉल नहीं देगा। वो अपनी डॉल के बिना एक पल नहीं रहता। ये डॉल उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तो प्लीज आप बेशक से कुछ भी कीजिए लेकिन उसके हाथों से ये डॉल छीनने की कोशिश मत कीजिए। धरा उसकी बात सुनकर चौंक गई। भला दिव्यांश एक डॉल के लिए इतना ज्यादा पजेसिव क्यों होगा? वो तो कभी बचपन में टॉयज के लिए इतना ज्यादा पजेसिव नहीं हुआ, तो अब तो उसकी टॉयज के साथ खेलने की उम्र भी नहीं है। सोना उसके एक्सप्रेशंस नोटिस कर रही थी। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा ये वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। वही चेरी दिव्यांश के पास आए और बोली, आप ठीक तो हैं ना दिव्यांश? आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? जानती हूँ आप मुझसे नाराज है, मुझसे भी और बाकी सब से भी, लेकिन ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे आप हम लोगों को जानते ही नहीं। मैं आपकी रेड हूँ दिव्यांश, वो रेड जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हालातों की वजह से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और अपनी स्कैल्प खुजाने लगा। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही सोना अब दिव्यांश के थोड़ा करीब हुई और उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखकर बोली, मैंने तुम्हें सरप्राइज देने की बात की थी ना दिव्यांश, और तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हें धन का सरप्राइज नहीं दिया, लेकिन ये वो सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज के लिए तो हमें अंदर चलना पड़ेगा। आई होप तुम्हें मेरा सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। तुम प्लीज ऐसे इरिटेट मत हो। दिव्यांश मुंह बनाते हुए बोला, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, आप बस मुझे यहाँ से वापस लेकर चलिए। मुझे यहाँ किसी से कोई बात नहीं करनी, इन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी नज़र धरा और चेरी पर थी। सोना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्यांश के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे चेरी और धरा के बारे में कुछ याद भी है या वो अपने गुस्से और नाराजगी के चलते हुए उन्हें नहीं पहचान रहा। धरा और चेरी अपनी जगह पर यूं ही खड़ी रही। सोना दिव्यांश का हाथ पकड़कर बोली, ऐसे नहीं कहते हैं दिव्यांश, एक बार तुम मेरे साथ अंदर तो चलो, पहले वो सरप्राइज तो देख लो। अगर तुम्हें वो सरप्राइज पसंद नहीं आएगा तो तुम बेशक से मेरे साथ वापस चलना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात मान लो। तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, तुम तो मेरी सारी बातें मानते हो। अभी तो मुझे तुम्हारे लिए पिज्जा भी बनाना है, तुम्हें दवाइयाँ भी देनी है। ऐसे कैसे चलेगा दिव्यांश? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। दिव्यांश बेमन से बोला, ठीक है, अगर आप कहती है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर मैं अपनी रेड को किसी को टच भी नहीं करने दूंगा। अगर किसी ने मेरी रेड को हाथ लगाया तो मैं उसका हाथ और मुंह दोनों तोड़ दूंगा। ये बोलते हुए वो गुस्से से धरा और चेरी की तरफ देख रहा था। अब उन दोनों ने दिव्यांश से कुछ नहीं कहा, लेकिन सोना के लिए इस वक्त उनके दिल और दिमाग में बहुत से सवाल थे। सोना दिव्यांश के साथ घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर धरा के पास रुकी और बोली, बाकी सब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। प्लीज पहले ये बता दीजिए कि दिव्यांश का रूम कौन सा है। धरा की आंखों से अब एक बार फिर से आंसू बहने लगे थे। दिव्यांश की हालत उसे कुछ कुछ समझ आ रही थी। रावत मेंशन। धरा अंदर की तरफ आए और अंदर जाकर उसने सामने फर्स्ट फ्लोर पर इशारा किया तो सोना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और दिव्यांश को लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। चेरी अपनी आंखों में आंसू लिए दिव्यांश की तरफ देख रही थी।
उनकी शादी से पहले निहारिका दिव्यांश के करीब आती थी, लेकिन दिव्यांश उसे खुद को टच नहीं करने देता था। अगर निहारिका उसे जबरदस्ती टच भी करती तो दिव्यांश के चेहरे पर इरिटेशन और गुस्सा साफ झलकने लगता था। लेकिन अब सोना उसके बेहद करीब थी। वो उसे पूरी तरह से संभाल रही थी, लेकिन दिव्यांश को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, बल्कि सोना के साथ तो वो पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कर रहा था, जबकि चेरी और धरा को तो वो खुद के करीब भी नहीं आने दे रहा था। सोना दिव्यांश को लेकर उसके रूम में पहुंची। दिव्यांश अपनी नज़र घुमाते हुए पूरे रूम की तरफ देख रहा था। वो सोना की तरफ देखते हुए बोला, ये रूम मुझे इतना देखा देखा क्यों लग रहा है? सोना ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, क्योंकि ये तुम्हारा ही रूम है। तुम उस हॉस्पिटल में आने से पहले यहीं पर रहते थे दिव्यांश। ये तुम्हारा अपना पर्सनल रूम है। देखो, ये तुम्हारा बेड है, ये तुम्हारा क्लोजेट। यहाँ सोफे पर बैठकर शायद तुम खाना वगैरह खाते होंगे, और ये बड़ी सी LED स्क्रीन, इस पर तुम शायद न्यूज़। उसकी बात पूरी होती उससे पहले दिव्यांश मुंह बनाते हुए बोला, मुझे नहीं देखनी कोई न्यूज़, मुझे इन सब चीज़ों का शौक नहीं, मुझे तो बस मेरी रेड के साथ खेलना है। सोना मुस्कुराए और बोली, तो इतने बड़े रूम में तुम अपनी रेड के साथ आसानी से खेल सकते हो, अपनी रेड से बातें कर सकते हो, उसे बेड पर सुला सकते हो, उसके न्यू न्यू कपड़े लाकर क्लोजेट में रख सकते हो, और यहाँ सोफे पर बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिला सकते हो, उसके साथ कार्टून भी देख सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, मैंने ये सब तो सोचा ही नहीं। सोना हंसी और बोली, मैं हूं ना तुमसे ये सब सोचवाने के लिए। ये बोलकर वो भी हंसने लगी। दरवाजे पर खड़ी धरा और चेरी दोनों ये सब कुछ देख रही थी। उनसे कंट्रोल हुआ ही नहीं, इसलिए वो तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ गई थी, और अब व्योम भी वहां पर पहुंच चुका था। उन लोगों को बाहर देखकर सोना ने अब एक बार फिर से दिव्यांश से कहा, तुम एक काम करो दिव्यांश, यहाँ बेड पर बैठकर अपनी रेड के साथ थोड़ा वक्त आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ और तुम्हारी रेड के लिए भी लेकर आऊंगी, ठीक है ना? दिव्यांश ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और सोना हल्का सा मुस्कुराकर बाहर की तरफ आ गई। उसने बाहर आकर दरवाजा बंद किया और फिर व्योम, धरा और चेरी की तरफ देखने लगी। मिश्री भी उन लोगों के साथ ही थी। व्योम तुरंत सोना के पास आया और बोला, आज तुम्हारे डैड ने ही मुझे कॉल किया था ना? सोना फीका सा मुस्कुराए और बोली, मैंने मना किया था उन्हें, लेकिन माँ बाप को तो बच्चों की फिक्र होती है, इसलिए शायद उन्होंने आपको कॉल कर दिया। एक्चुअली मैं दिव्यांश की डॉक्टर हूँ। व्योम उसके हाथ पकड़कर बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका थैंक यू कैसे कहूँ। आप सोच भी नहीं सकती पिछले 1 महीने से दिव्यांश को ढूंढने के लिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन दिव्यांश का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फील किया है। थैंक यू सो मच दिव्यांश को यहाँ पर लाने के लिए। लेकिन दिव्यांश को हुआ क्या है? I mean, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है जैसे वो हम लोगों को पहचानता नहीं? और उसकी डॉल जो उसके हाथ में है वो उसके लिए इस तरह की बातें क्यों कर रहा था? क्या हुआ है मेरे बेटे को? धरा भी तुरंत आगे की तरफ आए और बोली, मैंने कभी दिव्यांश को इस तरह से नहीं देखा, मेरा दिल बैठता जा रहा है। प्लीज जल्दी बताओ ना कि मेरे दिव्यांश को हुआ क्या है। सोना की आंखों में नमी थी। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, एक्चुअली दिव्यांश को कुछ लोग हमारे पास लेकर आए थे। जब वो हमारे पास आया था तो उसके सिर पर चोट लगी हुई थी, जिसकी फर्स्ट एड तो शायद उन लोगों ने कहीं से करवा ली थी, लेकिन दिव्यांश की हालत ऐसी थी कि उसे नॉर्मल लोगों के बीच नहीं रखा जा सकता था। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था। अगर कोई भी उससे बात करने की कोशिश करे तो वो उन पर हावी होने की कोशिश करता था। 2-3 लोगों को तो उसने काफ़ी ज़्यादा चोट भी पहुंचाई है। हमने उसका चेकअप किया तो समझ में आया कि कुछ वक्त पहले ही उसके सिर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी डिस्टर्ब हो गई है। वो अपनी लाइफ की कुछ चीज़ भूल चुका है। शायद उन चीज़ों में आप लोग भी शामिल हो, लेकिन एक चीज़ जो उसे अच्छी तरह से याद है वो है उसकी डॉल, और ये कि वो अपनी रेड से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी रेड उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और ये मैं उस डॉल के लिए नहीं कह रही हूँ जो डॉल उसके हाथ में है, क्योंकि दिव्यांश बेशक से उसे भी रेड कहकर बुलाता है, लेकिन उसके लिए एक रेड अलग है और दूसरी रेड अलग। अपनी डॉल के बारे में तो वो यही कहता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाती, जबकि उसकी दूसरी रेड उसे छोड़कर चली गई। ये बोलते हुए उसकी नज़र चेरी पर थी और चेरी ने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सोना एक बार फिर से बोली, दिव्यांश का माइंड इस वक्त एक बच्चे की तरह हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। कभी कभी वो एकदम से मैच्योर हो जाता है और बहुत सिंसियर बातें करता है, जो शायद इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वो किसी बच्चे की तरह ही बात करता है।
किसी बच्चे की तरह ही नाराज हो जाता है और किसी बच्चे की तरह ही खुश हो जाता है। उसकी बातें सुनते हुए व्योम का दिल धक सा रह गया था और धरा भी लड़खड़ा कर पीछे की तरफ हो गई। व्योम ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाला। धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या हो गया मिस्टर रावत? हमारा दिव्यांश ऐसी हालत में कैसे आ गया? मैंने उसे बद्दुआ देते हुए कहा था कि वो एकदम पागलों की तरह बिहेव करता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि उसकी हालत सच में ऐसी हो जाए। मैं उसे ऐसे नहीं देख पाऊंगी मिस्टर रावत। कुछ कीजिए ना, हमारे दिव्यांश को ठीक कीजिए ना। व्योम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो धरा से क्या कहे। दिव्यांश की हालत देखकर उसे इस वक्त कैसी बेबसी महसूस हो रही थी उसे बयां नहीं किया जा सकता था। वो व्योम रावत जो दुनिया को जूते की नोक पर रखता था, आज पहली बार हेल्पलेस फील कर रहा था। खुद दिव्यांश जो किसी पत्थर की तरह स्ट्रांग था आज एकदम किसी बच्चे की तरह नजर आ रहा था। सोना उन दोनों की बातें सुनकर बोली, हमारे हॉस्पिटल में दिव्यांश का प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है। वो ट्रीटमेंट मैंने और मेरे एक कॉलीग डॉक्टर ने ही किया है। ट्रीटमेंट तो सक्सेसफुल रहा था जिससे हमने दिव्यांश की हालत पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी किया है। उसका वो एग्रेसिव होना अब काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी मेडिसिन चल रही है। उन मेडिसिन से वो पूरी तरह रिकवर तो कर जाएगा, लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 महीना भी लग सकता है या फिर 1 साल भी, पर अगर उसकी रेड उसकी लाइफ में वापस आ जाए तो शायद। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धरा चिल्लाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस वजह से दिव्यांश की हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई है उस वजह से दिव्यांश ठीक कैसे हो सकता है? अब मैं चेरी को दिव्यांश के आसपास भी नहीं जाने दूंगी। आप अभी इसी वक्त चेरी से कहिए कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। ये बोलते हुए धरा की नज़रें व्योम पर थी। व्योम ने एक नज़र चेरी की तरफ देखा। वो ऐसे कैसे चेरी को वहां से जाने दे सकता था, जबकि उसे खुद लगता था कि चेरी की वजह से ही दिव्यांश की हालत ठीक हो सकती है। दिव्यांश चेरी से कितना प्यार करता है इस बात पर कोई शक नहीं था। माना उन दोनों के बीच सिचुएशन ऐसी थी कि वो दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, लेकिन अगर उन दोनों को जख्म उस प्यार से मिला है तो वो प्यार ही उनके लिए मरहम भी बनेगा। और व्योम ने तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी कितना कुछ एक्सपीरियंस किया था। कितनी बार उसकी धरा से लड़ाई हुई और धरा उससे दूर जाने का सोच चुकी थी, लेकिन व्योम ने उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखा। अगर वो धरा को खुद से दूर जाने देता तो क्या वो आज दोनों एक दूसरे के साथ होते? चेरी आगे की तरफ आए और धरा की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ स्ट्रॉबेरी आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं भी तो दिव्यांश से प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर 1 महीने से आप तकलीफ में हैं तो मैंने भी कम तकलीफ बर्दाश्त नहीं की है। हाँ, मैंने गलती की जो मैं दिव्यांश को छोड़कर गई, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं बहुत जल्दी दिव्यांश को ठीक कर दूंगी। मैं जानती हूँ दिव्यांश को, जब वो मेरे साथ रहेंगी तो उन्हें खुद ब खुद सब कुछ याद आ जाएगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धरा ने अब उसके आगे अपने हाथ जोड़ लिए और गुस्से से बोली, बख्श दो मेरे दिव्यांश को। तुमने तो उसे बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है। उसकी जिंदगी में सोना आई है जिसने उसे संभाला है। तुमसे बेहतर तो दूसरे हैं जो दिव्यांश को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उसकी सच्चाई उसकी आंखों में दिख रही है और एक तरफ तुम हो जिसकी वजह से दिव्यांश हम सबसे दूर चला गया था। और अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी, मैं दिव्यांश के आसपास भी तुम्हें नहीं रहने दूंगी। उसकी बातों पर चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। रावत मेंशन। धरा की बात पर चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उन दोनों के बीच होती हुई बहस को देखकर सोना एक बार फिर से बोली, आई एम सो सॉरी जो मैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी आंटी जी, मैंने पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं। कई बार 2 लोगों के बीच ट्रस्ट इशू हो जाते हैं तो वो लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर वो दोनों अपने बीच के इश्यूज को सही करने की कोशिश करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और दिव्यांश को इस वक्त सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा ना, दिव्यांश बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो गया है। अगर चेरी उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करेगी, उसे वो प्यार देगी जो वो डिजर्व करता है, तो दिव्यांश सच में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपकी बातों से लगता है कि आप चेरी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती, आप उसे दिव्यांश के साथ नहीं रहने देना चाहती, लेकिन अगर 1% भी चांसेस है कि चेरी के साथ रहकर दिव्यांश पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो प्लीज़ ये चांस ले लीजिए ना। मानती हूँ इश्क तकलीफ देता है, लेकिन जो सुकून इश्क देता है वो किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकता। प्लीज़ चेरी को एक मौका दे दीजिए। ये बोलते हुए वो चेरी की तरफ देख रही थी।
हालांकि दिव्यांश की बातों से उसे इतना तो कंफर्म था कि खुद दिव्यांश चेरी के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन चेरी की आंखों में उसे दिव्यांश के लिए वही प्यार नजर आ रहा था जो वो अपने दिल में दिव्यांश के लिए महसूस करती थी। उसकी बातें सुनते हुए चेरी उसकी तरफ ही देख रही थी और दिल ही दिल उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि कम से कम वो उसकी तरफ से बोली तो सही, क्योंकि वो तो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो धरा को अपनी बात कैसे ही समझाए। वही धरा सोना की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे दिव्यांश को मेरे पास वापस लेकर आए हो, जिसके लिए मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं चुका सकती, इसीलिए तुम्हारी बात मानकर मैं चेरी को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो कि चेरी यहाँ दिव्यांश के पास रहे, उसकी केयर करे तो ठीक है। मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, लेकिन सिर्फ 5 दिन है चेरी के पास। अगर इन 5 दिनों में दिव्यांश की हालत में जरा सा भी सुधार नहीं आया तो मैं चेरी को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, और फिर उसके बाद तुम भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। सोना हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी वो बात मानेगी? धरा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। सोना अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह सकती हूँ? ज्यादा नहीं, बस कुछ ही दिनों के लिए, अगर आप लोग इजाजत दे तो, वरना मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी और आप दिव्यांश का ट्रीटमेंट यहाँ के किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हैं। धरा अब उसके करीब आए और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुमने हम लोगों के लिए जो किया है ना, उसके बदले तो अगर तुम हम लोगों की जान भी मांग लो तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊं, और तुम इस घर में रुकने की बात कर रही हो। मैं तो खुद नहीं चाहती कि तुम तब तक इस घर से जाओ जब तक दिव्यांश पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, और शायद उसके बाद भी नहीं। उसकी बात पर सोना हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, और धरा की ये बात सुनकर चेरी की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। वो धरा की बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। रावत मेंशन। धरा ने सोना से जो बात कही उसका मतलब बेशक से सोना को ना समझ में आया हो, लेकिन उसकी बातों का मतलब चेरी को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था, और अब उसकी आंखों में आंसू थे। जो इंसान पूरी दुनिया से बढ़कर उसे रखता था, आज वो उसी इंसान के लिए लड़ रही थी, और वो भी उस इंसान से जो खुद उसे इतना ज्यादा प्यार करती थी। उसकी एक गलती ने रावत मेंशन की खुशियों को सच में बर्बाद कर दिया था, और अब जब वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी तो हालात पूरी तरह से उसके अगेंस्ट थे, और हालातों के साथ साथ उसके अपने भी। ना दिव्यांश उसे पहचान रहा था और ना ही धरा उसे माफ कर रही थी। लेकिन अब उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और मन ही मन बोली, मुझे पता है यहाँ रहकर मुझे बहुत तकलीफ होगी, अगर आपको किसी और के साथ देखूंगी दिव्यांश, तो ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मुझे कैसा फील होगा। लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी स्ट्रॉबेरी और आप दोनों वापस चाहिए हो। फिर बेशक से मुझे कितना ही कुछ क्यों ना करना पड़े, मैं आप दोनों को वापस मना कर रहूंगी। आप दोनों के बिना तो वैसे भी मेरी जिंदगी नहीं, तो एक आखिरी कोशिश तो मैं आप दोनों का प्यार वापस पाने की जरूर करूंगी। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। वही सोना धरा की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप दिव्यांश के लिए कुछ अच्छा सा बनवा सकती हैं? काफ़ी वक्त से उसने कुछ खाया नहीं है और उसकी दवाइयों का भी वक्त हो गया, लेकिन बिना खाना खाए वो दवाइयाँ नहीं खा सकता। वो पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसका टाइम पर खाना खाना बहुत ज़रूरी है। धरा तुरंत बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी उसका फेवरेट खाना बनाती हूँ, मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। उसकी बात सुनकर सोना ने कुछ नहीं कहा। वो दिव्यांश के लिए खुद से खाना बनाना चाहती थी, लेकिन धरा की एक्साइटमेंट और प्यार देखकर वो कुछ कह ही नहीं पाए। धरा अब तुरंत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे किचन की तरफ बढ़ गई। मिश्री भी धरा के पीछे पीछे किचन में चली गई थी। अभी धरा की तबीयत सही नहीं थी, तो उससे भी प्रॉपर केयर की जरूरत थी। वो जानती थी कि धरा नहीं मानेगी, वो अपने हाथों से दिव्यांश के लिए खाना बनाएगी, लेकिन मिश्री उसके सिर पर खड़ी रहकर कम से कम सर्वेंट से उसकी हेल्प तो करवा ही सकती थी। वही व्योम सोना की तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोला, थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर मुझ पर रहेगा, और अगर कभी मुझे ये एहसान चुकाने का मौका मिला तो मैं जरूर चुकाऊंगा। सोना फीका सा मुस्कुराए और बोली, मेरे लिए बस दिव्यांश की खुशियां मैटर करती है अंकल, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप इतना ज्यादा मत सोचिए, जिंदगी बहुत छोटी होती है, दिल पर इतना भार रखेंगे तो कहाँ जाएंगे। उसकी बात पर व्योम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। सोना अब एक बार फिर से बोली, क्या मैं दिव्यांश के पास अंदर जाऊं? व्योम तुरंत बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरत का सामान अवेलेबल करवा दूंगा। मुझे नहीं लगता तुम अपना कुछ सामान वगैरह लेकर आए हो। एक काम करो, तुम मेरा ये नंबर रखो, मुझे इस पर मैसेज कर देना। दिव्यांश को भी अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो ज़रूर बताना। मैं उसके सामने ज़्यादा नहीं जाऊंगा, कहीं वो एग्रेसिव ना हो जाए।
जब तक वो इस घर में थोड़ा सेटल नहीं हो जाता तब तक हम उससे दूरी बनाकर ही रखेंगे, लेकिन तुम उसका पूरा ध्यान रखना। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ पूरी कांप रही थी। दिव्यांश के लिए उसके दिल में जो दर्द था वो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सोना ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड लिया और फिर अंदर की तरफ चली गई। व्योम ने अब चेरी की तरफ देखा। चेरी उसके पास आए और जाकर उसके सीने से लग गई। वो उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, आप फिक्र मत कीजिए डैड, दिव्यांश जल्दी ठीक हो जाएंगे। व्योम ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, उसे तो ठीक होना ही पड़ेगा। उसकी रेड, उसकी चेरी उसे इतना प्यार करती है तो वो भला कैसे ठीक नहीं होगा। तुम अपनी स्ट्रॉबेरी की बातों को दिल पर मत लेना। तुम्हें पता है ना, वो फिलहाल नाराज है तो कुछ भी बोलती है, लेकिन देखना जब दिव्यांश ठीक हो जाएगा और वो खुद भी नॉर्मल हो जाएगी तो कैसे तुम पर अपना प्यार लुटाएगी। चेरी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जानती हूँ डैड, इसीलिए तो यहाँ पर हूँ, क्योंकि बेशक से वो जितने मर्जी कड़वे बोल ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, खुद से भी ज़्यादा। ऐसे में मैं भला उनको और आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। और अब तो दिव्यांश भी यहाँ पर है। एक बार पहले उन्हें छोड़कर जाने की गलती कर चुकी हूँ, लेकिन अब ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। व्योम ने एक बार फिर से उसका माथा चूम लिया और वहाँ से चला गया। चेरी अब दिव्यांश के रूम की तरफ देख रही थी। उसने रूम के पास आकर दरवाजा खोला और अंदर की तरफ झांक कर देखा। रावत मैंशन। सोना बेड के किनारे पर बैठी थी और सामने ही दिव्यांश था, जो बेड रेस्ट से पीठ लगाकर बैठा था और उसके हाथ में उसकी डॉल थी। वो उस डॉल के साथ खेल रहा था, उसे देखकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और उसे देखकर सोना भी मुस्कुरा रही थी। चेरी का बहुत मन कर रहा था कि वो दिव्यांश के पास जाए, लेकिन कहीं उसे देखकर दिव्यांश को एक बार फिर से गुस्सा न आ जाए, इसलिए वो दरवाजे पर ही खड़ी उसे देखती रही और कब यूं ही 1 घंटा बीत गया उसे पता ही नहीं चला। सोना बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि चेरी दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन उसने उसे ना ही अंदर आने के लिए कहा और ना ही वहां से जाने के लिए कहा। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दिव्यांश को चेरी को सौंपने का सोच तो लिया था, लेकिन उसे जानना था कि चेरी सच में दिव्यांश से प्यार तो करती है ना, क्योंकि दिव्यांश ने कहा था कि उसकी रेड उससे प्यार नहीं करती। ऐसे में वो पता करना चाहती थी कि क्या दिव्यांश की बातों में कोई सच्चाई है या फिर जो सोना ने चेरी की आंखों में देखा वो सच है। और अब जब धरा एक सर्वेंट के साथ खाना लेकर ऊपर आई तो चेरी ने उसके रास्ते से हटते हुए अपने कदम पीछे ले लिए। धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा यहाँ पर खड़ा होना जरूरी है क्या? ऐसा क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जाओ, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, यहाँ पर खड़ी रहकर खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? वैसे भी दिव्यांश ने तुम्हें पहले काफ़ी तकलीफ दी है, तो अब मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की वजह से किसी और को कोई तकलीफ हो। चेरी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आपका बेटा मेरा पति भी है स्ट्रॉबेरी, और कोई बात नहीं, अगर मेरे पैरों को ज़रा तकलीफ होगी भी तो इट्स ओके। अपने दिव्यांश को नज़र भरकर तो देख लिया, अब मन भर कर देखना है, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। धरा मुंह बनाते हुए बोली, अपनी डायलॉग बाजी अपने पास रखो। ये बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई। चेरी मुस्कुराए और बोली, गुस्से में आप इतनी क्यूट लगती है स्ट्रॉबेरी, मैंने तो कभी आपको गुस्सा देखा ही नहीं, आज पहली बार ऐसा गुस्सा देख रही हूँ। कसम से बवाल है आप, तभी तो डैड आपसे इतना प्यार करते हैं। ये बोलकर वो हंसी और फिर वापस झांककर अंदर की तरफ देखने लगी। वही धरा अंदर आए और आकर दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, दिव्यांश मैं तुम्हारे लिए कितना डिलीशियस खाना लेकर आई हूँ, ये सारा खाना तुम्हारी पसंद का है। उसकी बात सुनकर दिव्यांश ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। फिलहाल उसने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस अपनी जगह से उठा। सर्वेंट ने खाना टेबल पर लगा दिया था। धरा मुस्कुराते हुए दिव्यांश की तरफ देख रही थी। आज कितने दिनों बाद उसने किचन में खाना बनाया था, वरना खाना बनाना तो दूर की बात, वो तो खाना खाना भी भूल गई थी। हालांकि मिश्री ने इन सब में उसकी पूरी मदद की थी। दिव्यांश कुछ पल तो उस खाने की तरफ देखता रहा। सोना की नज़रें भी दिव्यांश पर थी और वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दिव्यांश के दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर अचानक ही दिव्यांश टेबल की तरफ आया और एक झटके से उसने वो सारा खाना नीचे गिरा दिया। मिश्री जो धरा के साथ अंदर की तरफ आई थी, उसने तुरंत धरा को पीछे की तरफ खींचा, वरना वो सारा खाना धरा के ऊपर गिरता। धरा की भी सांस एक पल के लिए रुक गई थी। वही दिव्यांश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं खाना ये खाना, ये गंदा सा खाना मैं नहीं खाऊंगा। इसमें वो सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद, तो अब मैं क्या खाऊं? अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पिछले आधे घंटे से मैं खाने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब आप मेरे लिए खाना भी लेकर आई, तो ऐसा खाना लेकर आई जो मुझे खाना तो दूर की बात देखना भी पसंद नहीं।
उसकी बात सुनकर धरा हैरान रह गई क्योंकि उसने तो वो खाना बनाया था जो सच में दिव्यांश को बहुत पसंद था, लेकिन अब दिव्यांश कह रहा था कि उसे वो सारी चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। वही सोना जल्दी से आगे की तरफ आए और दिव्यांश के सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, इट्स ओके दिव्यांश, अगर तुम्हें ये सारा खाना पसंद नहीं तो क्या हो गया? इसमें खाना गिराने वाली क्या बात थी? तुम आराम से बोल देते। दिव्यांश गुस्से से बोला, आप मुझे डांट रही है? सोना ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं तुम्हें डांट सकती हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार? ये बोलते हुए वो एकदम से रुक गई और इस वक्त चेरी की हार्टबीट ने रुकना शुरू कर दिया। उसका हाथ दरवाजे पर था और वो अंदर आने को हो गई थी, लेकिन जब सोना चुप हुई तो उसने भी अपने कदम रोक लिए। वही धरा और मिश्री हैरानी से सोना की तरफ ही देख रही थी। सोना ने अब अपना चेहरा हल्का सा झुकाया और बोली, मेरा मतलब है कि मैं तो कितने प्यार से तुमसे पेश आती हूँ दिव्यांश, मैंने आज तक कभी तुम्हें नहीं डांटा तो आज भी क्यों डांटूंगी? और रही बात इस खाने की, तो अगर तुम्हें ये खाना नहीं पसंद तो इट्स ओके, मैं अभी तुम्हारे लिए आलू पनीर वाले सैंडविच बनवाती हूँ। वो तो तुम्हें पसंद है ना? जब मैं हॉस्पिटल में टिफिन में लेकर आती थी तो कैसे तुम शौक से खाते थे? दिव्यांश ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, हाँ मैं सैंडविच खाऊंगा और साथ में ऑरेंज जूस भी पी लूंगा। धरा उसकी इस बात पर और भी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि दिव्यांश को पनीर आलू सैंडविच पसंद ही नहीं थे, लेकिन शायद अपना फेवरेट खाना देखकर उसके अंदर का अग्रेशन, उसके अंदर का गुस्सा एकदम से फूट गया और उसने वो सारा खाना नीचे गिरा दिया और अब उसकी पसंद भी बदल गई थी, या फिर वो जानबूझकर खुद की पसंद बदल रहा था ताकि पसंद के साथ शायद उसका प्यार, उसका दिल भी बदल जाए, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल तो नहीं था। धरा सोना की तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी दिव्यांश के लिए सैंडविच बनाती हूँ। सोना तुरंत बोली, अगर आप बुरा ना माने तो क्या दिव्यांश के लिए खाना मैं खुद से बना लूं? धरा की आंखों में आंसू आ गए। कितने वक्त बाद उसका बेटा उसके सामने था, लेकिन वो उसके लिए खाना भी नहीं बना पा रही थी। उसने चुपचाप अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। सोना दिव्यांश का हाथ पकड़कर उसे बैग की तरफ लेकर आए और बोली, अब तुम चुपचाप यहीं पर बैठोगे दिव्यांश, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। दिव्यांश जल्दी से बोला, प्लीज ऐसा मत करना, आइंदा से मैं कभी कोई चीज़ नीचे नहीं गिराऊंगा, लेकिन आप मुझसे नाराज मत होना। अगर मुझे पता होता कि मेरी इस हरकत से आप नाराज हो जाएंगी तो मैं ये खाना कभी नीचे नहीं गिराता। क्या मैं इसे वापस उठा दूं तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? सोना ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं तुमसे इसलिए नाराज नहीं हूँ दिव्यांश कि तुमने ये खाना गिराया, बल्कि मैं तो ये बोल रही हूँ कि अब तुम चुपचाप यहाँ बैठोगे, क्योंकि अगर तुम इधर उधर जाओगे तो तुम थक जाओगे और तुम्हें पता है ना, फिर बाद में तुम्हें ज़्यादा दवाएं लेनी पड़ती है। इसलिए बस इतना बोल रही हूँ कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना। तुम प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। दिव्यांश ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बच्चों की तरह बोला, पक्का प्रॉमिस? सोना मुस्कुराए और फिर धरा की तरफ देखने लगी। धरा के साथ वो बाहर की तरफ आ गई। मिश्री भी धरा के साथ बाहर आ गई थी। चेरी एक बार फिर पीछे की तरफ हट गई थी। धरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चेरी ने अपना चेहरा झुका लिया। पहले भी धरा गुस्से में थी और अब तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, ये सोचकर वो धरा की तरफ नजरें भी नहीं उठा रही थी। वही सोना धरा की तरफ देखते हुए बोली, आप निराश मत हो या आंटी, मैंने आपको कहा ना, दिव्यांश कभी कभी एग्रेसिव हो जाता है लेकिन बड़ी जल्दी ही वो शांत भी हो जाता है। आप एक दो बार कोशिश करेंगे तो वो आपको भी समझने लगेगा, आपके साथ भी अच्छे से बात करेगा, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होगा, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। धरा फीका सा मुस्कुराए और बोली, पिछले 1 महीने से इंतजार ही तो किया है मैंने उसका, अब थोड़े दिन और कर लूंगी। जानती हूँ मेरा दिव्यांश बहुत एग्रेसिव है, ये तो अब की बात है, जब वो पूरी तरह से ठीक था तब कौन सा वो कम एग्रेसिव था, लेकिन तब भी तो सब कुछ बर्दाश्त किया ही था ना। मैं अब भी कर लूंगी, बस मेरा दिव्यांश जल्दी से ठीक हो जाए। ये बोलकर वो नीचे की तरफ चली गई। मिश्री ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वो भी उसके साथ साथ चल रही थी और अब वो धरा को लेकर सीधा उसके रूम में आ गई थी। धरा ने खाना भी नहीं खाया था और अब इतना कुछ हो गया था। वो पहले धरा को खाना खिलाने वाली थी और फिर उसे दवाएं देने वाली थी, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक और काम भी करना था। बेशक से वो ध्रुवांश के साथ बात नहीं करती थी, हमेशा उसे इग्नोर करती थी और जहां पर ध्रुवांश होता था वहां पर तो वो एक पल भी नहीं रुकती थी, लेकिन अभी फिलहाल उसे ध्रुवांश को कॉल करके दिव्यांश के बारे में बताना था, क्योंकि वो तो ना जाने कहाँ बिजी रहता था। घर की तो उसको कोई खबर ही नहीं होती थी। ऐसे में अब मिश्री के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। वो धरा की तरफ देखते ही बोली, आप यहीं पर रुको स्ट्रॉबेरी,
मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। धरा ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। मिश्री बाहर की तरफ आए और किचन में जाने से पहले वो कॉरिडोर की तरफ आए और उसने अपने फ़ोन से ध्रुवांश को कॉल किया। रावत मेंशन। मिश्री ने अपने फ़ोन से ध्रुवांश को कॉल किया। वही ध्रुवांश इस वक्त एक बार काउंटर पर बैठा था। सुबह सुबह ही उसका दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि एक बार फिर वो मिश्री को अभिनव के साथ देख चुका था। कॉलेज जाने की बजाय वो सीधा क्लब में आया था और जाकर वहां पर ड्रिंक कर रहा था। उसके साथ ही एक लड़की खड़ी थी जो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुवांश को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। ध्रुवांश ने अपने फ़ोन की तरफ देखा जहां मिश्री का फ़ोन आ रहा था। उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई क्योंकि पिछले 1 महीने में तो कभी मिश्री ने खुद से उसे कॉल नहीं किया था, तो फिर आज ये कॉल कैसे? ये सोचते हुए उसने मिश्री का कॉल रिसीव किया। सामने से मिश्री की आवाज़ आई, आप कहाँ हो ध्रुवांश? ध्रुवांश व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, क्या बात, अभिनव से फुर्सत मिल गई क्या तुम्हें? जो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा एक पति भी है, तुम्हें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मिश्री उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोली, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है ध्रुवांश, प्लीज़ आप पहले मेरी बात। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ध्रुवांश ने अपने सामने खड़ी लड़की के चेहरे की एक तरफ अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, क्या तुम इसे बताओगी कि मैं तुम्हारे साथ बिजी हूँ? उसकी बात सुनकर वो लड़की हैरान रह गई। अब तक तो ध्रुवांश ने उसे भाव नहीं दिया था, लेकिन अब उसने खुद से उसे अपनी तरफ खींचा था। उसने तुरंत ध्रुवांश से फ़ोन लिया और अपने कान से लगाते हुए बोली, ये ध्रुवांश बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो मेरे साथ बिजी है। तुम जो कोई भी हो उसे बाद में कॉल करना। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो आगे कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही ध्रुवांश ने उसके हाथ से फ़ोन खींचा और अपनी जगह से उठ गया। वो लड़की तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, अब कहाँ जा रहे हो? आप कम से कम मेरे साथ टाइम तो स्पेंड करो। तुमने अभी अभी उस लड़की से कहा कि तुम मेरे साथ बिजी हो, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ध्रुवांश ने एक झटके से अपना हाथ उससे छुड़ाया और बोला, अपनी औकात में रहो। आइंदा ध्रुवांश रावत की इजाज़त के बिना उसे हाथ मत लगा देना, वरना हाथ के साथ साथ मुंह भी तोड़ दूंगा। ये बोलकर अब वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ निकल गया। वो लड़की ध्रुवांश की तरफ देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ मिश्री अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। ध्रुवांश से उसने अपनी उम्मीदें तो कब से छोड़ दी थी, लेकिन कितने दिनों से वो देख रही थी कि ध्रुवांश लड़कियों के करीब बहुत कम जाता था। कॉलेज में भी लड़कियां उसके करीब आने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन वो किसी को खास भाव नहीं देता था और जब वो मिश्री को किसी लड़के के साथ देखता था तो उसका खून खौलने लगता था। ये सब देखकर मिश्री को कहीं ना कहीं एक बार फिर से उम्मीद हो रही थी कि शायद ध्रुवांश सुधर गया, लेकिन आज उसके पास किसी लड़की को सोचकर ही उसे अजीब लग रहा था और अब उसने सोच लिया था कि बेशक से कुछ हो जाए वो ध्रुवांश से कोई मतलब नहीं रखेगी। दिव्यांश के बारे में उसे कहीं और से भी पता चल जाएगा, जरूरी नहीं कि मिश्री ही उसे दिव्यांश के बारे में बताएं। अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ कर अब वो किचन की तरफ बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन। रावी अपने रूम में बैठी थी और फाइल्स में कुछ देख रही थी। कॉलेज में उसके एग्जाम चल रहे थे और एग्जाम्स को लेकर ही उसे एक असाइनमेंट रेडी करना था। तभी अभिमन्यु ने दरवाज़ा नॉक किया। रावी ने अभी कुछ देर पहले ही एक सर्वेंट को अपने लिए जूस लेकर आने को कहा था, तो उसे लगा शायद वो सर्वेंट उसके लिए जूस लेकर ही आई है। उसने बिना दरवाजे की तरफ देखे ही कहा, आ जाओ अंदर। अभिमन्यु अब उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कैसे दिन आ गए हैं मेरे? अपनी बीवी के रूम में भी मुझे इजाज़त लेकर आना पड़ता है। उसकी बात सुनकर रावी ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर पता होता कि दरवाजे पर आप है तो कभी अंदर आने के लिए कहती ही नहीं, इसलिए अब थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए और चुपचाप यहाँ से चले जाए। मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ। आपको तो कोई काम धंधा नहीं है, सारा दिन मेरा दिमाग खराब करने के लिए मेरे आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन मेरे पास करने को बहुत काम है। अभिमन्यु उसके बिल्कुल पास बैठकर हल्का सा उस पर झुकते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा बल्कि तुम खुद भागती हुई कहीं जाओगी तो? उसकी बात पर रावी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, व्हाट रबिश, मैं यहाँ से क्यों भागूंगी? ओह, शायद आपको लगता है कि मैं आपसे तंग आकर यहाँ से भागूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला मिस्टर खुराना। बेशक से आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आपकी नाक में यूं ही दम करके रखूंगी, न आपको खुद के करीब आने दूंगी और आपके सामने रह रहकर आपका दिल जलाऊंगी। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जोगी मिस वाइन, तुम भागती हुई जाओगी और वो भी रावत मेंशन? रावी एक बार फिर से इरिटेट होकर बोली, पहले तो आप यहाँ से भागिए वरना मैं धक्के मारकर भगाऊंगी।
ये बोलते हुए वो अब अपनी जगह से खड़ी हो गई और गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु भी अपनी जगह से उठा और उसके ऊपर हल्का सा झुककर बोला, दिव्यांश वापस लौट आया है मिस वाइन। उसकी बात सुनकर रावी गुस्से से बोली, तो मैं क्या करूं? ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई जब उसे रियलाइज हुआ कि अभिमन्यु ने क्या कहा है। वो एकदम सुन्न हो गई थी। अभिमन्यु ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मिस वाइन, दिव्यांश सच में वापस लौट आया है। अभी कुछ देर पहले ही मुझे मेरे कुछ आदमियों ने बताया कि दिव्यांश रावत मेंशन आ गया है। वो किसी लड़की के साथ आया है, शायद वो लोग नासिक में थे। वो लड़की डॉक्टर है और दिव्यांश पिछले 1 महीने से उसके साथ ही था। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी क्योंकि उसे दिव्यांश की मेंटल स्टेट के बारे में पता था, लेकिन वो रावी को बता नहीं पा रहा था। वही रावी अभी तक कुछ बोली नहीं थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, बेशक से आप मेरे साथ जितनी मर्जी दगाबाजी कीजिए, जितना मर्जी फरेब कीजिए, लेकिन मेरे साथ इस तरह का मजाक मत कीजिए, इस तरह का झूठ मत बोलिए मिस्टर खुराना, वरना मेरे साथ प्यार का खेल खेलने के लिए तो शायद मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन इन सब चीजों के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अभिमन्यु ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारी कसम मिस वाइन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, दिव्यांश वापस लौट आया है। और अगर तुम्हें नहीं यकीन तो तुम खुद रावत मेंशन जाकर देख सकती हो। मैं जानता हूँ तुमने कसम खाई है कि तुम तब तक रावत मेंशन नहीं जाओगी जब तक तुम मुझे सबक नहीं सिखा लोगी, लेकिन मैं तुम्हारा पढ़ाया हर पाठ अच्छे से पढ़ चुका हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मिस वाइन, जिसे मैं कुछ नहीं समझता था, एकदम गधी समझता था, वो मेरी अकल ठिकाने लाएगी। अब तुम्हें वो कसम रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रावत मेंशन जाकर दिव्यांश से मिल सकती हो। उसकी बात सुनते हुए रावी की आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे और फिर अचानक ही वो अभिमन्यु की सीने से लग गई। उसकी बाहें अभिमन्यु की पीठ पर कई हुई थी और खुद अभिमन्यु को यकीन नहीं हो रहा था कि सामने से रावी उसके सीने से लगी है, जबकि पिछले 1 महीने से वो रावी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रावी उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और रावी की तेज धड़कनें भी उसे अच्छे से महसूस हो रही थी। रावी का रोना अब और भी ज्यादा तेज हो गया था, लेकिन उसकी रोने की आवाज में उसकी खुशी भी साफ सुनाई दे रही थी। वो रोते हुए ही बोली, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रावत मेंशन में सिर्फ भाई ही नहीं लौट कर आए हैं, उनके बिना पूरा रावत मेंशन सूना हो गया था। खुशियां जैसे ना जाने कहाँ खो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते मिस्टर खुराना, मैं कितनी खुश हूँ। मेरे दिव्यांश भाई वापस आ गए हैं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ अभिमन्यु की पीठ पर और भी ज्यादा कस दिए थे और अब अभिमन्यु ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। कितने दिनों बाद वो अपनी मिस वाइन को फील कर रहा था। तकरीबन 2-3 मिनट बाद रावी को होश आया कि वो अभिमन्यु के सीने से लगी हुई है, तो वो तुरंत पीछे की तरह हट गई और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मैंने कसम तो जरूर खाई थी कि जब तक मैं आपको सबक नहीं सिखा देती तब तक रावत मेंशन नहीं जाऊंगी, लेकिन आज मैं खुद को नहीं रोकूंगी। भाड़ में गया आप और भाड़ में गई मेरी कसम, मैं अपने भाई के पास जरूर जाऊंगी। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, कभी मुझे भी मौका दो अपनी बीवी को उसके मायके लेकर जाने का। उसकी बात सुनकर रावी ने उसकी तरफ देखा और अपना हाथ छुड़ाकर बोली, मैं आपकी वो बीवी हूँ जो आपने जबरदस्ती अपनी बीवी बनाई। वैसे तो आपसे प्यार इतना था कि आप कुछ भी कहते तो मान लेती, लेकिन आपने धोखा दिया मिस्टर खुराना, जिसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। और जब माफी ही नहीं तो रिश्ता कैसा? पूरी जिंदगी आपके सामने रहूंगी, लेकिन अब खुद पर हक मैं आपको कभी नहीं दूंगी। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चली गई और अभिमन्यु ने एक गहरी लंबी सांस ली और बोला, यार तुम शरारतें करती हुई अच्छी लगती थी मिस वाइन, ये जो तुम एकदम सीरियस हो गई हो ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पर मुझे पता है मुझे मेरी मिस वाइन को अपने पास कैसे लाना है। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर रावी के पीछे पीछे रूम से बाहर निकला। अभी रावी गाड़ी में आकर बैठी हुई थी कि अभिमन्यु ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा नॉक किया। वो ड्राइवर तुरंत गाड़ी से बाहर निकला। रावी गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी और अब अभिमन्यु गाड़ी में बैठा और अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। रावी तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने डोर लॉक कर दिए थे और अब गाड़ी खुराना मेंशन से बाहर निकल चुकी थी।